आप अपना आइडल मानते हैं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कि शुक्र करो यूरोप वासियों कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शेषाद्री पर्वत की पहाड़ियों पे हुआ। अगर कहीं समुद्री किनारे हुआ होता तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया पर राज कर रहा है इस पर। बीजापुर सल्तनत थी एक, बीजापुर में सिद्धियों का राज था। तो पिताजी वहाँ इनके मनसूबदार थे। उनके पिताजी थे शाहजी राजे भोसले। उनको बड़ा बुरा लगा कि यार पिताजी मेरे मजबूरी थी जी। तो उसी दौरान उससे संकल्पित हुए और उनकी माँ थी जीजाबाई। ठीक है। तो माँ का बच्चों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अगर माँ आइडियल है। तो जीजाबाई ने बच्चों को प्रेरणा दी कि लड़ो। एक गुरु दिए, धार्मिक गुरु थे, वो थे समर्थ गुरु रामदास। और उनके जो प्रशिक्षण देने वाले गुरु थे युद्ध का, वो थे दादाजी कौंडेय। तो उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे युद्ध लड़े। 14 वर्ष की आयु में अपने युद्ध प्रारंभ किए। जितने युद्ध लड़े 500 के लगभग लड़े, एक युद्ध नहीं। सबसे बड़ा उनका आदर्श क्या था, जैसे मुगलों में एक चीज होती थी कि वो हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्घटनाएं करते थे और उठा के ले जाते थे। शिवाजी महाराज का रूल था कि स्वराज में गलत को गुनाह है। उनके किसी सैनिक ने कई महिलाओं के संग ऐसा घटनाक्रम दुराचार किया तो उन्होंने उसका गला काट दिया, बोला कि नहीं गलत। तो ऐसे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज को बड़ा बनाते हैं। मुगल भी उनके इस चीज के कायल थे। और सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि उनका संकल्प इतना बड़ा था कि कोई भी मुगल महाराष्ट्र की भूमि पर पैर नहीं जमा पाएगी शिवाजी महाराज के लिए। और शिवाजी महाराज का जो युद्ध कौशल था, आज दुनिया के 33 देश उनके युद्ध कौशल पर रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया के 33 देशों की शिक्षा विभाग आज उनको अपनी शिक्षा में समाहित किए हुए हैं। तो शिवाजी महाराज का नाम ही इतना बड़ा है। उन्होंने छोटी सी आयु में लड़ा, कभी हारे नहीं। अपने बच्चों को भी वही प्रेरणा दी। मराठियों में एक भाव जगाया स्वराज्य का। महाराष्ट्र और राजस्थान ऐसी भूमि रही क्या कभी आतताइयों ने अपना डेरा जमा नहीं पाया। तो ऐसे लोगों का जीवन हमारे भी प्रेरणादायक। आपने जिक्र करा कि आप बेबी रानी मौर्य जी के साथ ओएसडी उनके कार्यालय में मैं वहाँ रहा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कार्यकर्ता फोन करते थे। अब जैसे होता क्या है कि सरकारी जो अमला होता है वो संघ और कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं जानते, कौन प्रचारक है, कौन ग्रस्त कार्यकर्ता है, कौन कार्यवाह। तो कई लोग मना करते थे अपॉइंटमेंट जो जिन पर अपॉइंटमेंट का काम था कि नहीं मैडम आज है नहीं। तो उन कार्यकर्ताओं को मिलवाने का काम मैं करता था। अच्छा, ताकि गलत मैसेज ना जाए कि गवर्नर मिलती नहीं है, गवर्नर घमंडी है। इस प्रकार के काम मैं बड़ी आसानी से करता था कि नहीं यार सब कार्यकर्ता है। कई लोगों ने बोला भी मुझसे कि यार आप फोन क्यों उठाते हो सबके। तो मैंने बोला यार आप फोन उठाने के लिए तो आए हैं जी। अगर फोन ही नहीं उठाएंगे तो मतलब क्या, मतलब घर चले जाएंगे अपने। तो वही सारी चीजें आज मेरे काम आ रही हैं। आज लोग मुझे प्रेम करते हैं, इतना बस इतना पर्याप्त। मैम सबको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि ईमानदार बने रहिए, तटस्थ रहिए। तटस्थ यानी स्थिर रहिए। स्थिर रही। कि परेशानियां तो आती रहती हैं, थोड़ा पेशेंस भी जीवन में जरूरी है। भगवान परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में अगर आप पास होगे तो ठीक है, वरना गलत रास्ते पर जाएंगे। तो ये सब नहीं करना। और तटस्थ रहने के लिए अपने को स्पिरिचुअल रहना पड़ता है। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो ये पंखा और ये फंदा आपको, ये जो आजकल लोग कर रहे हैं ना, मतलब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ा कारण है। आरएसएस में बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के हित में काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का संगठन है ना। हिंदू माने इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। हिंदू कैसे है, कहीं ना कहीं उसकी अगर तीसरी चौथी पीढ़ी उठाकर देखेंगे तो परदादा दादा कहीं ना कहीं आपको हिंदू मिले। ज्यादातर लोगों का धर्मांतरण हुआ। और संघ कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करता हिंदू पर अपनाने की, और ये गलत नहीं है। धर्म तो एक ही है, सनातन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शुभ पचौरी। आप सबका स्वागत करता हूं शुभ टॉक सागरा अनफिल्टर्ड सक्सेस स्टोरीज में। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं और उनसे जुड़े कई किस्से और कहानियां देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित हैं। उन्हीं किस्से और कहानियों में से एक अनसुनी और अनकही कहानी सुनाने आ रहे हैं आज हमारे पॉडकास्ट पे श्री मयंक दुबे जी, जिनको आप और हम सब मयंक वंदे मातरम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन का 1/4 हिस्सा हमारे देश के सुनहरे इतिहास के नाम किया है। पॉलिटिक्स पर बात करी, आरएसएस पर बात करी, हिंदूवाद पर बात करी और भी कई सारे सोशल इश्यूज पर भी बात करी है। तो आई होप कि आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आएगी। और अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन एंजॉय दिस वेरी स्पेशल एपिसोड विद मयंक दुबे जी ओनली ऑन शुभ टॉक सागरा अनफिल्टर्ड सक्सेस स्टोरीज।
संघ के जी जो वर्ग लगते हैं, वर्ग यानी कैंप। जी जी तो कैंप सबसे बड़ा माध्यम है आपको डिसिप्लिन बताने का, ओके है ना। कैंप और शाखा, शाखा अमूमन दो प्रकार की होती है, ओके एक सुबह और एक शाम। सुबह बोलते हैं प्रभात की जी और शाम को बोलते हैं सायं की। जी तो सुबह अगर शाखा लगेगी सर्दियों में तो वो 6 बजे या 6:30 बजे, तो आपको सुबह जल्दी उठना हो गया। तो आपके जीवन में अगर जल्दी उठेंगे आप तो आपकी दिनचर्या ठीक होगी, तो डिसिप्लिन जागृत होगा। और एक शाम को शाखा लगती है। शाम को अमूमन जो विद्यार्थी वर्ग है हमारा, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जो 12th में 11th में जो पढ़ रहे हैं लोग, हमारे बच्चे, वो उनकी शाखा होती है। ओके तो डिसिप्लिन का सबसे बड़ा जो कारण है जी वो शाखा है। जी आप जितनी जल्दी उठेंगे आपका दिनचर्या अच्छी होगी, आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, आपका शरीर अच्छा होगा, आपका बौद्धिक स्तर अच्छा होगा और डिसिप्लिन जनरेट होगा। जी अच्छा भैया, आरएसएस पे बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के हित में काम करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है आपके हिसाब से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक आपको रियलिटी माननी पड़ेगी जी कि हमारा देश जितने प्रकार के जो मत पंथ संप्रदाय, धर्म तो एक ही है जी सनातन, जी जितने भी प्रकार के मत पंथ संप्रदाय हमारे देश में रहते हैं, इवन किसी दुनिया में किसी देश में नहीं है। और जितने मुसलमान की कम्युनिटीज हमारे देश में रहती हैं वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। पसमानदा मुसलमान कहीं नहीं मिलेगा, भारत में रहता है आपको। जी बोराज आपको बहुत कम मिलेंगे, भारत में रहते हैं बोराज, है ना। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का संगठन है जी ना। हिंदू माने इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। जी हिंदू कैसे है, कहीं ना कहीं उसकी अगर तीसरी चौथी पीढ़ी उठाकर देखेंगे तो परदादा दादा कहीं ना कहीं आपको हिंदू मिलेंगे, और ये गलत नहीं है। जी चलिए कुछ और बात करते हैं। ओके, मैं थोड़ा आना चाहूँगा वापस आपके पॉलिटिकल करियर पे थोड़ा सा। तो आपने जिक्र करा कि आप बेबी रानी मौर्य जी के साथ ओएसडी उनके कार्यालय में, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं बताता हूँ जी आपको। पहली बात तो ये कि जो हमारी जो राज्यपाल की जो जिम्मेदारी होती है जी गवर्नर, जी वो अंग्रेजों के समय से अंग्रेजों की दी हुई एक परंपरा है। तो गवर्नर सुप्रीम ऑफ स्टेट, जी जैसे आप सेंट्रल में देखेंगे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख, जी जुडिशरी के प्रमुख भी होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का जज शपथ लेता है तो वो हमारे राष्ट्रपति महोदया उसको ओथ दिलाते हैं। ऐसे ही स्टेट में जो तीनों सेना है, पुलिस या जो भी है, वो सबके प्रमुख होते हैं, मुख्यमंत्री के भी ऊपर होते हैं। जी कोई फाइल अगर लास्ट में अगर पास होगी तो इनकी बिना अनुमति के कोई भी फाइल पास नहीं हो सकती। जब इनके अगर साइन हो गया तो वो यूनिवर्सिटी हो, कोई भी विषय उनसे संबंधित, यही करते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, ओके मैं वहाँ रहा, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जो कार्यकर्ता फोन करते थे, अब जैसे होता क्या है कि सरकारी जो अमला होता है वो संघ और कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं जानते, कौन प्रचारक है, कौन निरस्त कार्यकर्ता है, जी कौन कार्यवाह। जी तो कई लोग मना करते थे अपॉइंटमेंट जो जिन पे अपॉइंटमेंट का काम था कि नहीं मैडम आज है नहीं। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी के साथ बैठे हो, आपको संघ ने भेजा है, तो इमेज किसकी खराब हो रही है, जो जिसके साथ आप रह रहे हो, और संघ की भी, है ना। तो उन कार्यकर्ताओं को मिलवाने का काम मैं करता था, ताकि गलत मैसेज ना जाए कि गवर्नर मिलती नहीं है, गवर्नर घमंडी है। इस प्रकार के काम मैं बड़ी आसानी से करता था कि नहीं यार सब कार्यकर्ता है अपने। तो ये सब सीखने को मिला। कई लोगों ने बोला भी मुझसे कि यार आप फोन क्यों उठाते हो सबके, तो मैंने बोला यार आप फोन उठाने के लिए तो आए हैं, जी अगर फोन ही नहीं उठाएंगे तो मतलब क्या, मतलब घर चले जाएंगे अपने। जी तो वही सारी चीजें आज मेरे काम आ रही हैं, आज लोग मुझे प्रेम करते हैं, इतना बस इतना पर्याप्त है। मैम सबको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि ईमानदार बने रहिए, जी ईमानदारी, तटस्थ रहिए, तटस्थ यानी स्थिर रहिए, स्थिर रहिए। ओके कि परेशानियां तो आती रहती हैं आपको। अब जैसे वो 95 में मेयर थी, उसके बाद कोई ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी मिली नहीं, जी जी अभी आके वो 17 में गवर्नर बनी। जी तो थोड़ा पेशेंस भी जीवन में जरूरी है। भगवान परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में अगर आप पास होगे तो ठीक है, वरना गलत रास्ते पर जाएंगे, कहीं जी फंदे पर लटकेंगे, कहीं कुछ करेंगे। तो ये सब नहीं करना। और तटस्थ रहने के लिए अपने को स्पिरिचुअल रहना बहुत जरूरी है।
जी। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है जी। तो ये पंखा और ये फंदा आपको, ये जो आजकल लोग कर रहे हैं ना, मतलब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ा कारण है। जी। ओके। अच्छा, आप ना आइडल मानते हैं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज हाँ को। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तो आपने। मुझे उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप उन्हें आइडल क्यों मानते हैं मैं और बताता ऐसी कौन-कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपने उनसे अडॉप्ट की? मैं बताता हूँ। जी। एक यूरोप के एक वो थे, साहित्यकार थे, उन्होंने लिखा था जी। कि शुक्र करो यूरोप वासियों कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शेषाद्री पर्वत की पहाड़ियों पे हुआ। शेषाद्री पर्वत, आप पूना और अमरावती साइड में जाएंगे तो वहां आपको शेषाद्री पर्वत की बड़ी श्रृंखला, जैसे हमारे अरावली और ये है ना, हुँ। तो वहां छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म हुआ था। शुक्र करो यूरोप वासियों कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शेषाद्री पर्वत की पहाड़ियों पे हुआ था। जी। अगर कहीं समुद्री किनारे हुआ होता तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया पर राज कर रहे राज थे। कर ये क्यों बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ, वो जी। छोटे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी थे शाहजी राजे भोसले। हुँ। तो उस समय महाराष्ट्र में कुछ अफ्रीकन लोग, अफ्रीकन में एक प्रजाति थी, उनको बोलते थे सिद्दी। सिद्धि। सिद्दी उनका उपनाम था। तो वहाँ एक सिद्दी जौहर और कुछ मुगल्स राज कर रहे थे, तो वहाँ वो बीजापुर सल्तनत थी, एक बीजापुर में सिद्दियों का राज था। हुँ। तो पिताजी वहाँ इनके मनसबदार थे। मनसबदार यानी किले की, एक जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक किले, केयर टेक करना। हाँ, किले का ओके, केयर टेक करें, गॉट इट। और तो उनको बड़ा बुरा लगा कि यार ये पिताजी मेरे, लेकिन मजबूरी थी। जी। तो उसी दौरान उन्होंने वो उससे संकल्पित हुए और उनकी माँ थी जीजाबाई। ठीक है। तो माँ का बच्चों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अगर माँ आइडियल है तो। हुँ। तो जीजाबाई ने माँ बच्चों को प्रेरणा दी कि लड़ो। एक गुरु दिए, वो तो उनके जो क्या बोलते हैं धार्मिक गुरु थे, वो थे समर्थ गुरु रामदास। अच्छा। सुना होगा आपने, बहुत जी। अच्छे थे वो। जी। और उनके जो प्रशिक्षण देने वाले गुरु थे युद्ध का, वो थे दादाजी कोंडदेव। दादाजी? कोंडदेव, कौन? मराठी नेम है थोड़ा वैसा है। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे युद्ध लड़े। 14 वर्ष की आयु में अपने युद्ध प्रारंभ किए। जितने युद्ध लड़े 500 के लगभग युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारा। अच्छा। छोटे मोटे कुछ युद्ध हारे होंगे, हम उनको गिनती नहीं करते। तो उन्होंने, वो सबसे बड़ा उनका आदर्श क्या था, जैसे मुगलों में एक चीज होती थी कि वो हमारी बहन बेटियों के संग दुर्घटनाएं करते थे जी। और उठा के ले जाते थे। शिवाजी महाराज का रूल था कि स्वराज में बलात्कार गुनाह है। हुँ। उनके किसी सैनिक ने कई लेडियों के, कई महिलाओं के संग ऐसा घटनाक्रम दुराचार किया, कुछ व्यवहार करा। तो उन्होंने उसका गला काट दिया, बोला कि नहीं, गलत है। तो ऐसे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज को बड़ा बनाते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि उनका संकल्प इतना बड़ा था कि कोई भी मुगल, जी। कोई भी सिद्दी जो हफ्सी, जिनको जो अफ्रीका से आए थे, हुँ। और कोई भी निजाम यानी हैदराबाद वाला, उसको तो पटक पटक के मारा था साले को। तो वो कभी भी महाराष्ट्र की भूमि पर पैर नहीं जमा पाए जी। शिवाजी महाराज के। जी। औरंगजेब तो खून के आंसू रोया, हुँ। शिवाजी महाराज अपनी बीमारी से मरे थे, जी। है ना। जी। वो मरा तो औरंगजेब को बड़ा सुकून मिला और बोला कि यार शिवा गया। शिवा गया तो क्या, दूसरा शेर आ गया। और एक जो मूवी आई थी अभी, छावा। जी। जी। छावा का अर्थ होता है शेर का बच्चा, जी। और छावा किसी का नाम नहीं है, छावा एक उपन्यास है। अच्छा। शिवाजी सावंत ने एक किताब लिखी थी छावा, संभाजी महाराज के ऊपर, तो वही उपन्यास जी। आज मूवी के रूप में तब्दील हुआ। और शिवाजी महाराज का जो युद्ध कौशल था, आज दुनिया के 133 देश उनके युद्ध कौशल पर रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया के 33 देशों के शिक्षा विभाग आज उनको अपनी शिक्षा में समाहित किए हुए हैं। तो शिवाजी महाराज का नाम ही इतना बड़ा है। उन्होंने छोटी सी आयु में लड़ा, कभी हारे नहीं, जी। अपने बच्चों को भी वही प्रेरणा दी, मराठियों में एक भाव जगाया स्वराज्य का। महाराष्ट्र और राजस्थान ऐसी भूमि रही है जहाँ कभी आतताइयों ने अपना डेरा जमा नहीं पाया। अकबर का एक समय पूरी दुनिया पे राज था, मेवाड़ में नहीं कर पाया क्योंकि वो महाराणा प्रताप थे। तो ऐसे लोगों का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। जी। बहुत सारे लोग शिवाजी महाराज के बारे में इतनी चीजें नहीं जानते जितनी आप जानते हैं। इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको सुन रहे हैं और आई एम श्योर बहुत सारी चीजें आपसे सीखेंगे। तो ऐसा कोई किस्सा अगर आप उनके बारे में बताना चाहें, कोई स्टोरी ऐसी हो जो अभी तक इतनी डिस्कवर नहीं हुई है, इतनी हाईलाइट नहीं कर पाए हैं लोग, तो वो अगर आप हमें थोड़ा बताना चाहें। मैं बताता हूँ। जी। एक बार मैं महिला के ऊपर ही बोलूंगा, तो हाँ जी, सम्मान था। बिल्कुल। एक बार उनकी सैन्य टुकड़ी कहीं जा रही थी, जी। तो वहां
शायद मुगलों की कोई महिला, हम्म, जैसे शादी वादी होती है ना, पहले वो उसमें ले जाते थे, तो वो महिला उसमें जा रही थी, जी। इनके कुछ सैनिकों ने उनको उठाकर अच्छा। और इनके पास ले आए। ये अपने आराम कर रहे थे महल में, हम्म, तो छत्रपति शिवाजी के पास कि महाराज मुद्रा स्वीकार करा, मुद्रा यानी प्रणाम स्वीकार जी जी करा, जी मुद्रा बोलते थे जी इसे। जी। तो बोले ये क्या है कि ये दुश्मन की औरत है। तो बोला तो मैंने क्या बोला था कि स्वराज्य में ये सब चीजें बेकार है। जैसे हम अपनी महिलाओं का, अपनी माता का, अपनी बहन का सम्मान करते हैं, वैसे ही दुश्मन की महिला भी हमारे लिए हमारी माता बहन समाज है, समान है। और बोला कि इसको वापस छोड़ कर आओ। जी। मुगल भी उनके इस चीज के कायल थे। सबसे बड़ा उदाहरण। जी। तो आज के यूथ को आप इसके थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो आजकल अभद्रता थोड़ी चल रही है यूथ हाँ, में एडल्ट है। और अश्लीलता फैल रही है, तो उसकी जगह थोड़ा आप लेडीज का अगर सम्मान करेंगे तो बेहतर रहेगा, देश के हित में रहेगा। अच्छा, मैं आना चाहूंगा थोड़ा सा विमेन सेफ्टी पे हमारे देश में। हाँ, बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो कुछ मेल्स का मानना है कि बहुत वन साइडेड है और मेल्स पर ज्यादा हार्श है हमारे लॉज, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितनी सच्चाई? मैं एक सब पहले उदाहरण दूंगा आपको। जी। हमारे यहाँ एक महिला हुई, आपको भी नाम पता, उस दिन चर्चा कर रहे थे, अहिल्याबाई होलकर, अरे। है ना। जी। तो 17वीं शताब्दी में, 16 और 17वीं शताब्दी के बीच में उनका जन्म हुआ। उनके जो ससुर थे वो थे मल्हारराव होलकर। ओके। वो मराठा सेना के अधीन थे। जी। तो उस समय क्या हुआ कि 1700 ईस्वी के आसपास पूरी दुनिया में एक ढोंग, एक पाखंड था कि महिलाओं को संग दुराचार करते थे, उनको जला देते थे चुड़ैल मानकर। जी। उस समय हमारे यहाँ रूल कर रही थी अहिल्याबाई होलकर, ओके। है ना। तो आजकल दिक्कत क्या है आज के परिवेश में, कि हम कहते हैं ना कि कलयुग है, हम्म। तो कलयुग का प्रभाव होता है। हम्म। मैंने कहा कि ये कलयुग है, ये सारे युग हैं। अगर आप यहाँ से सोचोगे तो सारी बातें ठीक है, तो अगर यहाँ से सोचोगे तो आप विवश हो जाओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, माँ बाप को कहना चाहता हूँ, जो जी। पेरेंट्स हैं, जी। कि लड़का हो या लड़की हो, हम्म। क्राइम बराबर ही हम्म। है ना। तो कुछ हमारे समाज में अति हो गई है कि रात में लेट तक लौटना, हम्म। ये सच्चाई है ना। जी। लड़की हो लड़का हो, अब पता नहीं लड़की कहाँ से आ रही, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, जी। कुछ ड्रिंक एंड ड्राइव करके आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, माँ बाप पूछते नहीं है। तो उसका इतना गलत इम्पैक्ट जाता है कि हमारी बच्चियाँ गलत दिशा में चली जाती हैं। आजकल तो कितनी वीडियोस आ रही हैं सोशल हाँ, बहुत मीडिया, वीडियोज आ रही हैं। बहुत सारी। लड़कियाँ गलत नहीं है, हम्म। बस थोड़े गाइडेंस की आवश्यकता है। मानसिकता गलत है। मानसिकता गलत है। समझ रहा कानून वही है, हूँ। जी। कानून में कोई फेरबदल नहीं है, जी। लेकिन हमारी पेरेंट्स को, जो गार्जियन है हमारे, और जो बहन बेटियां, उनको थोड़ा समझना चाहिए। थोड़ा डिसिप्लिन सिखाना हाँ, चाहिए, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बरतनी चाहिए। सीरियस तो नहीं, जी। लेकिन अपने आप समझना चाहिए और बच्चों सेफ्टी को। पर्पस। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है हम्म। तो हमें थोड़ा सा उसको आध्यात्मिक बनाना चाहिए। हम्म। आध्यात्मिक मतलब जबरदस्ती नहीं, अगर आप बचपन से उसको वो चीज पढ़ाएं। कई बच्चे मैंने देखे हैं, वीडियोज आते हैं तो एक हैबिट में आई है। कि वो मंत्र गा रहा है, तो मंत्र गाते गाते उसके हैबिट में आ गया। जैसे जी। गूगल बाबा है, जी। और एक जी। मथुरा वाला वो लड़का है, क्या नाम है वो, जो जिनके सर पे बाल नहीं है, छोटा सा बच्चा है, जिसको उसको जी। सारे क्वेश्चंस का पता रहता है, याद नहीं आ रहा ऐसे उसको। बहुत सारे लोग हाँ, हैं। बहुत सारे लोग, तो बचपन से होता है। बचपन क्या है, अब जैसे आपके पास कोई खाली बर्तन है, पात्र है, जी। तो आपको जो भरना है उसमें भर सकते हैं। हम्म। तो बचपन होता है खाली पात्र, खाली लोटा, हम्म। खाली गिलास, खाली कटोरी है, खाली प्लेट। जी। तो आपको जो भरना है उसमें दाल भात भरनी है, दाल भात जितना भरनी है। ज्ञान दे सकते आपको नॉन वेज भरना है, नॉन वेज भर सकती है। तो ये हम पर जी। डिपेंड करता है। ओके, मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा जो रेप लॉज है हमारे देश में, रेप थोड़ा क्लॉज, कंट्रोवर्शियल हाँ, टॉपिक है। तो कहते हैं कि उसमें नॉर्मली बहुत सारी लड़कियों को सही से न्याय नहीं मिल पाता, तो उस पर आपका क्या बोलना है? लड़कियों को न्याय नहीं मिल पाता। जी। हाँ, बहुत लेट मिलता है, कहीं कहीं केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि मिलता ही नहीं है और जो गुनहगार होता है वो छूट जाता है। और बहुत सारे मर्द इस बात पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि यार बहुत सारी लेडीज हमें हरास भी करती हैं, तो दोनों पक्ष हैं। पुलिस के बारे में कुछ बोल सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल खुल के बोलिए। इसमें दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। जी। एक तरफ
कुछ मैंने बताया था जैसे जो कुछ प्रकार से हमारी जो बहनें हैं वो भी कई कई दफा दुरुपयोग करती हैं, जी जी और कुछ प्रकार से जो हमारी और बहनें हैं जो इस घटना की शिकार होती हैं, जो जिनको मॉलेस्ट किया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा समाज, हम्म, हमारी पुलिस भी जिम्मेदार है। जी पुलिस के लिए मैंने गलत नहीं बोला है। हम्म, देखो, अगर हमारी सेना अगर देश की बाहरी सीमाओं की सुरक्षा करती है तो देश की आंतरिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस पर है। जी तो कई घटनाओं में मैंने खुद भी देखा कि किसी व्यक्ति ने किसी महिला के संग शोषण किया या बलात्कार किया, हम्म, वो व्यक्ति महीनों तक खुला झूठ मतलब घूम रहा है, एविडेंस गलत पेश कर दिए गए, पैसा खाकर घूस खाकर उसको बचाया गया। ये सबसे बड़ा कारण हम्म, है ना। कोर्ट मांगता है सबूत, अब सबूत नहीं है तो छूट जाता है। लेकिन आजकल कोर्ट ने क्या कर रखा है, लड़कियां अगर कोर्ट जाती हैं, जी उनने कोई वो लगाया, क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ कंडक्ट, कोई भी केस हम्म, लगाया, तो बिना उसके, अगर लड़की उसको लग रहा है वो जिला कोर्ट को कि लड़की ठीक है या अच्छी ठीक बोल रही है, तो उसको फिल्टर्ड करके पेशी की जाती केस दायर कर देते हैं फिर पुलिस। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ पुलिसिंग थोड़ी व्यवस्था ठीक हो जाए ना, जी तो ये एक मंदिर से चप्पल भी चोरी ना हो। मेरा कहना ये है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जो मेरे को लगा, मैंने फील किया, 20 सालों से मैं काम कर रहा हूँ समाज में। बट काफी सारे पुलिस वाले ऐसे भी है जो बहुत ईमानदारी से अपना अच्छे काम भी करते हैं। जिन्होंने अपना जी, जीवन गवा दिया। अब जैसे मुंबई में जब अंडरवर्ल्ड का दौर था, हम्म, अंडरवर्ल्ड का दौर था, तो उसमें एक पुलिस अधिकारी थे सलस्कर, जी इनके मारे सारे दाऊद वाउद भाग गए। जी जी और एक थे प्रदीप शर्मा जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, एसएचओ थे, इंस्पेक्टर, हम्म, है ना। और जब ये 26/11 वाला हमला हुआ आज वाला, तो आप देखो निडरता और देशभक्ति और स्वराज्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण, वो जो थे, क्या नाम है उनका, जो डंडा लेकर गाड़ी में घुस गए थे, जी जी लाठी लेकर तुकाराम ओगले, जी कसाब को बाहर निकाल। एक गोली नहीं थी, जी एक भी ठीक है, वो जाके उसकी छाती पे लेट गए ताकि सारी गोली मैं खा जाऊं और ये लोग सब बच जाएं। जी वीरता का प्रमाण। वीरता का प्रमाण है। और खासकर हमारे देश में तो हम कभी झुकने वाले लोग नहीं हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ, अब्राहम लिंकन शायद राष्ट्रपति नहीं थे, या राष्ट्रपति बन गए थे शुरुआत में, इतना याद नहीं। जब वो भारत आ रहे थे तो उनकी माँ ने बोला कि भारत तो जा रहे हो, लेकिन पहले राजस्थान जाना, हम्म, उस महापुरुष की भूमि, किस महापुरुष, महाराणा प्रताप की भूमि, वहां की रज को माथे से लगाना और थोड़ी रज एक थैले में मेरे लिए लेकर आना। जी तो भारत के लिए अगाध श्रद्धा। भारत शुरू से सांस्कृतिक कल्चरली रिच रहा है, लेकिन हमारे लोगों ने उसको डेमोलाइज करने का जी प्रयास जी किया, है ना। सरकारों ने क्या किया कि जैसे आप दिल्ली में जाएंगे, अकबर रोड, बाबर रोड, जहांगीर रोड, हुमायूं रोड, भाई जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया उनके नाम पर रोड होना चाहिए। भाई राणा सांगा रोड होना चाहिए, महाराणा प्रताप रोड होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज रोड जी होना चाहिए, जी बंदा बहादुर रोड होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह रोड होना चाहिए, जिन लोगों ने बलिदान दिए परिवार अपने खत्म कर दिए, है ना। वो नाम रोज किसके नाम पर है, सब फलानों के नाम पर। ये सब देश को कहीं ना कहीं ब्लेम किसको करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम। हाँ वही है। देखो, हम आपको एक सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, इस सबका कारण है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले सुना ओके होगा आपने। एक बार लॉर्ड मैकाले भारत आया, तो भारत में वो रेल यात्रा से भ्रमण कर रहा था। तो उसने क्या किया, एक परीक्षा ली एक बच्चे की। बच्चा पानी की बोतल बेच रहा था जी ट्रेन में, तो उस बच्चे को उससे बोला कि वो पानी की बोतल दो, तो उसे एक पानी की बोतल ली, तो उसको पानी की बोतल का डबल मूल्य दिया, तो उसने एक बोतल और दे दी बच्चे ने। तो बोले नहीं नहीं, ये आपके लिए। तो बच्चा क्या बोलता है, मैं आराम का नहीं खाता, मैं मेहनत से खाता हूँ, और ये हमारी संस्कृति ने बोला है कि हमारी संस्कृति नहीं है। तो मैं लॉर्ड मैकाले ने बड़ा विचार किया कि भारत को अगर तोड़ना है तो इनकी शिक्षा पद्धति को खत्म कर दिया जाए, है ना। सबसे बड़ा कारण जब भी तो भारत में, जब हम खुद भी पुस्तक पढ़ते थे तो हमें ज्यादातर महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। शिवाजी हमने पढ़ा नहीं बचपन में, पढ़ा भी तो थोड़ा बहुत चैप्टर था। इन्वेजन्स के बारे में पढ़ाया जाता था, हाँ, मुगल्स के। मुगल्स हैं और पुराने सब। वास्को डी गामा भारत की खोज करेगा जो भारत वर्षों पुराना है। अब मैं क्या बोलूँ इन चीज़ों पे, तो थोड़ा स्पीचलेस हो जाता हूँ। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप खुलकर अपने विचार हमारे देश में प्रस्तुत कर नहीं सकते। हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है।
एक ऐसा पिछड़ा समाज भी है जो इस मेंटालिटी को सपोर्ट नहीं करता और ऑफेंड हो जाता है कई बार, पता नहीं क्यों। और जब आप अपने देश में अपने देश का झंडा भी मतलब फहरा नहीं सकते इतनी इंडिपेंडेंस से, एक मेंटालिटी ऐसी आ जाती है। और कुछ लोग तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहिए? देखो, आप जिस विशेष प्रकार की विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो ज्यादातर कन्वर्टेड लोग हैं। मैंने कहा ना, जैसे आप मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना होगा आपने कभी, थोड़ी सुना क्या, वो सब जानते हैं सब उसको, गद्दार थे। हाँ। तो उसकी जो दूसरी पीढ़ी, उसकी दूसरी पीढ़ी मानो, उसके पिताजी का नाम था कुंजालाल ठक्कर, गुजराती, है ना। उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ, मुख्यमंत्री वहाँ के JNK के, जी। उनके दादा कौन थे? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला का बाप था राजा राम कौल, है ना। जितने भी आप उठा के देखेंगे ये सब मिलेगा। और एक चीज और आप मानिए, जैसे हम बोलते हैं ना आर्टिफिशियल, तो जो आर्टिफिशियल चीज होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। तो जिसको बचपन से वही प्रशिक्षण मिल रहा, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है उसे क्या प्रशिक्षण मिलता है? चींटियों को आटा दो, मछलियों को दाना दो, पक्षियों के लिए ऊपर पानी रख दिया जाए, दया का बाप सिखाया था। है ना। गाय के लिए आप चंदियाँ निकालिए। तो ये हमारे बेसिक मोरल्स हैं। जी। और कुछ लोगों को बचपन में क्या सिखाया जाता है आप जानते हैं? तो उन चीजों का प्रभाव बचपन में बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ता है। जी। और कोई चीज अगर आपके मस्तिष्क में पड़ रही है इस कलयुग में, ये जो कलयुग है, तो वो आपके जीवन का नाश करता ओके, बचपन में बात हो रही है, मैं वापस आना चाहूंगा बचपन पे आपके। स्कूल की कोई ऐसी खट्टी मीठी याद कोई अगर आपको याद आ रही हो, अगर बताना चाहें। स्कूल कोई की बदमाशी जिसपे पिटाई लगी हो? है। नहीं, वैसे तो मैं इतना वो तो नहीं रहा, लेकिन मैं शुरू से बड़ा, कभी बदमाशी नहीं करी? नहीं बदमाशी तो करी, चिड़चिड़ा बहुत रहा हूँ। चिड़चिड़े रहे? अच्छा। तो एक बार क्या हुआ कि स्कूल में एक हमारा दोस्त बुआ का लड़का था, एक अलग से उंगली होती है, छिंगा छिंगा बोलते हैं, सुना होगा आपने, सिक्स ऋतिक फिंगर्स रोशन वाला। type? हाँ। तो वो मैं, उससे बड़ा मुझे वो आती थी, मैं मेसी टाइप बोलते हैं ना, तो मैं उसको कुंडी लगा के बाथरूम में भाग जाता था। अरे बाप रे। तो ये उसने स्कूल वाला छोड़ दिया, अम्मा ने बोला कह रहे यार डांट लगाई। हाँ। तो वही घटना वो हो गई। फिर उसके बाद मैंने छेड़ा नहीं उसे, मैंने ये रिश्तेदार है, बुआ का लड़का है, भांजा लगते हैं, तो वो सब चीजें। जी। तो एक बार क्या है कि मैं स्कूल से जब आता था तो हमारे यहाँ पानी भर जाता था, पानी पड़ता ना रेनी हाँ, सीजन में। हाँ। तो हमारे यहाँ क्या ऊपर कुछ लोग रहते हैं, तो वो क्या चढ़ाते थे ऐसे। जी। तो एक बार मेरा बैग सुना लिया उन्होंने, मैंने जब से स्कूल ही जाना बंद कर दिया, वो स्कूल ही छोड़ दिया। जी। तो इस प्रकार की घटना मेरे से हुई। और स्कूल के अलावा एक तो घटना ऐसी थी कि जैसे पानी भर जाता तो हम लोग क्या करते थे कि वो तसला टाइप होता है ना, जो घर में जो तसला वसला रखे रहते हैं, जो मिस्त्री हो काम वाम करते हैं, तो उसमें बैठ के नाव बनाते थे। तो एक बार पानी भर गया इतना हमारे यहाँ, तो हम तैर रहे थे, 2 लोग बैठ गए उसमें, तसला छोटा सा, तसला पलट गया अरे बाप रे। और उसी में तब खेलते रहे। अच्छा, एक सवाल आ रहा था मुझे इससे यार। अभी एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है हमारे शहर का, एक कह लीजिए स्पिरिचुअल गुरु बोल लीजिए, एक बाल योगी है हाँ, जो गरीब सेना मैं जानता हूँ। चलाते हैं। उनका एक वीडियो बहुत जोरों शोरों से अभी वायरल हो रहा है हमारे शहर की ड्रेनेज सिस्टम को लेकर। ड्रेनेज को लेकर आपने देखा होगा, बहुत वायरल हो रहा है। तो आपको लगता है कि हमारे अधिकारी अभी जो शहर के हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। जी। आप इंदौर जाइए, जी। आप चंडीगढ़ जाइए, जी। आप मुंबई जाइए, आप नागपुर जाइए, आप बेंगलोर जाइए। भारत के जो ऐसे शहर हैं जो जिनको हम, जैसे तो होता है मेट्रो सिटी, एक होता है मेट्रोपॉलिटन, यानी उससे अपग्रेड वाला। तो आप यहाँ जाएंगे तो आपको कभी पानी भरा नहीं मिलेगा बरसातों में भी। अगर भरा भी होगा तुरंत विदिन सेकंड खत्म। और ये वेल डेवलप्ड शहर है, यहाँ कॉलोनाइजिंग करके घर बनाए गए, यानी प्लांट करके गए, ऐसे बनना चाहिए। और यहाँ क्या है कि अनप्लान घर बनाए गए, जिसे अनऑथराइज मतलब प्रकार भी दे सकते हैं, समझ गए। तो ये भी है। लेकिन इसमें जनता ही गलती नहीं, जनता तो एक भाई उनको रहना है, जहाँ रहेंगी, जहाँ मिलेगी जगह वहाँ बना लेंगे। और अधिकारियों का सबसे बड़ा हमारे यहाँ निरंकुशता है। जैसे होता क्या है, पिक्चरों में दिखाते हैं, वो काल्पनिक है लेकिन सत्य है। जैसे मैंने एक सड़क का टेंडर लिया, मुझे पता है अगले साल मुझे ही मिलना है, तो यार साला ऐसा माल लगा दो दोबारा बरसात में फिर रह जाए, फिर मुझे मिले। एक मूवी देखी खट्टा मीठा, देखिए इसमें यही है सब। तो अधिकारी निरंकुश है भाई, अधिकारियों पे इतना अंकुश होना चाहिए कि नहीं नहीं यार, कम से कम 5 साल तो चले, हम नहीं कह रहे तो 100 साल चले। तो ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए। और जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, एक हमारे मंत्री हैं सेंट्रल में, नितिन गडकरी जी, है ना, उनका परफॉर्मेंस बेस्ट रहता है हमेशा। तो वो अधिकारियों को बोलते हैं कि मुझे मतलब नहीं है
आप क्या लेते हैं, क्या नहीं लेते, क्या खाते हैं, मुझे मतलब नहीं है। मुझे अपने काम में सुचिता यानी पारदर्शिता चाहिए। मुझे पूरा काम चाहिए सब तय समय पर। तो इस प्रकार की मानसिकता के नेता भी चाहिए हमें। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये देश को समर्पित हैं। वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा है और जान भी दे देंगे। तो ऐसे प्रकार के लोग आना चाहिए। नहीं तो अब आजकल देखिए आप, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इन अधिकारियों को, इन ठेकेदारों को बढ़ावा देते हैं, सड़कें टूटती हैं, लोग मर जाते हैं। तो ये मतलब एक विल पावर नेता को चाहिए ऐसी, जो हमारे यहाँ मीडियम एक लेवल का मेंटालिटी नेता में है चेंज आना कि नहीं यार, देश का विकास तो ऐसे ही होगा। जब सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो व्यापार नहीं होगा शहर में। चाहिए। तो मेन तो यही है कि हमारे जो जैसे लोकल लेवल पर जो पॉलिटिकल लोग हैं, मेयर हैं, जी सांसद, विधायक, जी उनको इस प्रकार की मेंटेलिटी स्टैब्लिश करनी चाहिए कि नहीं, हमारा देश है। तो आप जापान जाइए, जापान कितना खत्म हो गया जब नागासाकी में ये सब, ये परमाणु संयंत्र वाला वो हुआ था। अभी देखिए कितना डेवलप है जी है ना। हमने तो अपने आप अपने हाल बिगाड़े हैं। नहीं तो दुनिया का विश्व गुरु आप देखिए, जिस समय दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, हमारे नालंदा और तक्षशिला थी, हैं? वो जला दी गई। जला दी गई, वर्षों तक जली। आप देखिए कि आज हमारे महापुरुषों का नाम पूरी दुनिया में है। आज देखिए कि हमारे भगवान कृष्ण को रूस और पूरी दुनिया में लोग हमारा योगा योगा को देखिए, लेकिन हमारे लोग को समझ में नहीं आ रहा। आज हमारे लोग फटी जींस पहन रहे हैं, है ना। तो कल्चरली हमें रिच दोबारा से होना पड़ेगा। रिच है काफी हम। वेस्टर्नाइज हो गया है हाँ, हमारा यूथ। वेस्टर्नाइज बहुत हो गया। मैं बहुत देख रहा हूँ कि धोती कुर्ता पहनने में शर्म आ रही है, शर्म आ ये रहे हैं। टीका लगाने में शर्म आ रही है, अरे मैं स्कूल्स आपको अपनी में घटना, स्कूल्स में रोका जा मैं रहा है। आपको 2 घटना बता रहा बताइए। हूँ अपनी, बड़ी मजेदार है। हम्म। मैं हर साल मुंबई जाता हूँ। मुंबई मेरा फेवरेट प्लेस है। ओके। बॉलीवुड की वजह से नहीं, जी जी मराठा और छत्रपति शिवाजी और जितने भी मराठा एम्परर रहे, बाल गंगाधर तिलक, बाला साहब ठाकरे, इन सबकी वजह क्या से। बात। तो मैं, हम लोग पिक्चर देखने गए। मेरी बहन थी मुंबई वाली, जी जो मैं राखी बांधती है मुझे। एक बहन और थी और मेरा दोस्त था एक नितिन, यही रहता हूँ मैं। तो हम जैसे ही गए तो मैं क्या है, त्रिपुंड लगाता हूँ। हम्म। त्रिपुंड और चंद्राकार। चंद्राकार यानी पूर्णिमा का चांद, जो जी छत्रपति जी शिवाजी समझ गया महाराज समझ लगाते गया थे। समझ तो वो त्रिपुंड सारे सब लोग हमें ही देखने लगे, भीड़ इकट्ठी हो गई। तो जैसे कभी जीवन में देखा नहीं होगा। तो मैंने बोला क्या हुआ भाई, नहीं नहीं आओ, स्मार्ट स्मार्ट। तो मैंने, यही तो स्मार्टनेस है यार, है क्या। पिक्चर देखी, पिक्चर में भी सब लोग बाद में सब हमें देखने लगे। हम्म। बाहर ऑटो किया मैंने, और टैक्सी, तो वहां भी सब लोग खड़े हो गए। अरे मैंने कहा इंटरव्यू वो ऑटोग्राफ लेना है क्या। है ना। तो ये हमारी पहचान है। जी और दूसरा इंसिडेंट बताया था मैंने आपको जब आप घर आए थे, कि ये जो मूवी आई थी संभाजी वाली। हाँ तो हमारे लोग क्या है कि हमारे महापुरुषों को जानते नहीं और बोध नहीं समझ पाते कि बलिदान दिया, पूरा शरीर कट गया, तब भी आतताइयों का धर्म नहीं अपनाया। तो व्यक्ति वो, लास्ट मूवी खत्म होने वाली थी, व्यक्ति वो देखा मैं आधे घंटे से, वो व्यक्ति हंसा जा रहा। और मैंने देखा तो वो हमारी विचारधारा का था, मतलब कोई मत संप्रदाय से बिलोंग नहीं कर रहा था। अब मैंने उसको मुर्गा बनवाया, पुलिस बुलाई, मन बोला हंस क्यों रहा था। अरे नहीं वो भैया ऐसी हंसी आ रही थी। मैंने कहा हंसने की मुझे हंसी आ रही है, तुम्हारे संग कभी ऐसा हो, तुम्हारे कभी अंगूठे में वो भी लग जाए ना कांटा, तो तुम बिलबिला जाते हो। ठीक बात। तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे। शर्म आनी चाहिए। हाँ अभी जो पहलगाम अटैक हुआ, उसमें हिंदूज को बहुत टारगेट करा गया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हर जगह मैं देख रहा हूँ आजकल हिंदूज को भी टारगेट करा जाता है, तो ऐसा क्यों? हिंदू से इतनी घृणा क्यों? बताता हूँ। जी पहलगाम ही नहीं, जी 26/11 वाले हमले में भी अगर आतंक, वो अगर आइडेंटिटी नहीं हो पाती, तो उसको भी त्रिपुंड लगा के, तिलक लगा के, कलावा बांध के हिंदू आतंकवाद घोषित कर दिया जाता है ना। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि सनातन की जो रीच है जी पूरी दुनिया में फैल रही है। और जो कट्टरवादी लोग हैं जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? सनातन जी है ना। हमारा भूभाग इतना सा है, लेकिन हमारी रीच बहुत है। बहुत है। दुनिया हमको अपनाने जा रही है। दुनिया भर के लोग नीम करौरी आते हैं, दुनिया भर के लोग भगवान कृष्ण के मंदिर आते हैं। तो वो क्या आतंकवाद फैलाते हैं। तो अभी एक और उदाहरण दूंगा। जी एक देश है बलूचिस्तान, वो कभी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते। तो अभी एक डिबेट शो हो रहा था कहीं,
तो कुछ भारत के लोग थे, एक पाकिस्तानी जनरल था और एक वहाँ का कोई बलूची नेता था। तो उससे पाकिस्तान वाले की बहस हो गई, तो पाकिस्तान वाला बोलता है तो आप भारत माता की जान क्यों नहीं बोलते, बोल दिया करो ना। तो ऑलवेज हम हिंगलाज माता के वंशज है। हिंगलाज माता यानी बलूचिस्तान जी में मैं कुल समझ देवी है हाँ वाइट मंदिर है ना। हमारा वो क्या बोलते हैं शक्तिपीठ है वो, जी। सती माता का एक टुकड़ा वहां भी गिरा था। तो बोला, और हम तो बोलेंगे आप भारत माता की जय बोलेंगे, भड़क गया वो, अपने आप वो चला गया। तो ये जो आतंकित लोग हैं, जो आतंकवाद के प्रकार के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे दुनिया में शांति हो, अमल हो। ये सब चीजें कभी नहीं मान सकते। और हमारे लोगों की भी गलतियां हैं कि हमारे कुछ नेता, पुराने नाम नहीं लेना चाहूंगा, जी पाकिस्तान गए थे, जिन्ना की कब्र पर फातिहा पढ़कर आए। हमारे देश में रहने वाले कुछ लोग महाराष्ट्र जाते हैं, वहाँ औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाकर आते हैं। तो ये ठीक थोड़ी ना है। औरंगजेब कौन था भाई? देश को लूटने वाला एक क्रूर अतताई था ना। लोग कहते हैं कि बाबर कहीं से नहीं आए, वो मुगल कहीं से नहीं आए। मुगलों का बाप कौन था? बाबर। बाबर कहाँ का रहने वाला? उज्बेकिस्तान। मुगलों का बाप कौन था? बाबर। बाबर कहाँ का रहने वाला? उज्बेकिस्तान। इंडियन कैसे हो गया वो? तो लोगों को ये भी समझना पड़ेगा, अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं है। अब थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा हमारे शहर आगरा पे। तो आगरा के बारे में आपको बेस्ट बात क्या लगती है? आगरा, जी फिर से मैं दोहराऊंगा वही बात कौन सी? कुछ महापुरुषों की। आगरा भी मराठों से संबंधित रहा है, जी क्योंकि आगरा भी एक प्रकार से कैपिटल रहा है। एक प्रकार से नहीं, कैपिटल रहा है ये मुगलों की, है ना। तो आपने वो लाल किला अपन वाला है ही, वो लाल किले के सामने शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रिश्ता आगरा से रहा, वो एक अटूट था। जी लोग समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा विस्तार में बताइए इस पर। बताता हूँ। जी जब उनको संधि के लिए मनाया जयपुर के महाराज मान सिंह ने, मान सिंह नहीं, जय सिंह, जैसे तो जय सिंह उनको लेके गए कि मैं औरंगजेब से बात करूंगा और सम्मान दिलवाऊंगा। तो जैसे लाइन में खड़े होते हैं ना मनसबदार, उनके मिलने वाले के साथ, ये इतने, उस समय क्या होता था कि जितनी बड़ी सेना का मालिक होगा उसको ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। 5,000 सेना है मेरे पास तो मेरा सम्मान है, 1,000 वाले को पीछे खड़ा करा जाएगा। तो शिवाजी महाराज उस वक्त ताकतवर थे, तो शिवाजी महाराज को सबसे पीछे खड़ा किया उन लोगों ने। गुस्सा आ गया भाई, स्वाभिमानी योद्धा और इतना बड़ा योद्धा जिसके हमारे सब लोग डरते थे, औरंगजेब खुद डरता था। तो भड़क गए, वो जाने लगे वहां से। तो औरंगजेब ने आदेश दिया कि कैद कर लिया जाए। कैद कर लिया उनको। तो जो जय सिंह के बेटा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो उसको भी बड़ा बुरा लगा कि तो पिताजी, मेरे पिताजी लेकर आए इनको और इतना अपमान किया गया, अब मैं कैसे करूंगा। तो उस दौरान कुछ लोगों ने उनको वहां से मुक्त कराया। तो वहां से चले गए, संभाजी महाराज के माध्यम से गए वो। तो जब वो यहाँ से गए तो एक, आपने कोठी मीना बाजार देखा है अपना? हाँ देखा हाँ, वो देखने की, क्या आप तो आगरा के गए। तो उसके पीछे एक वो है हवेली, है ना। तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ समय रहे। अच्छा आप सुनिएगा ध्यान से कि वो हवेली में हमारे महापुरुष, आगरा वासियों को ये बात पता ही नहीं। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पता नहीं है। और वो हवेली हमारी शान होनी चाहिए। जी एक बोर्ड तक नहीं है वहाँ, उसको डेवलप करना चाहिए। तो अभी क्या हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक कार्यक्रम होता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मोत्सव पर लाल किले में। जी जी तो वहाँ देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के लिए आए। उन्होंने कहा कि आप योगेंद्र उपाध्याय जी से, जो हमारे मिनिस्टर, कि आप बात करिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, फंड बजट हम सब लगाएंगे वहाँ से, आप बस हमें भूमि अधिकृत कर दीजिए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भूमि महाराष्ट्र सरकार को अधिकृत करके दे दी। जी, वो बजट सारा वो पास हो गया अध्यादेश के, यहाँ संग्रहालय बनेगा और शायद मेरे ख्याल में शिवाजी मैदान जैसे महाराष्ट्र में वैसा बनना चाहिए। क्या तो होता क्या है कि हमारे लोगों को अपनी जानकारी नहीं है। हमारा शहर ऐसा है जहाँ सरदार भगत सिंह रहे, गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ रहे, पता ही नहीं है। बस गुरुद्वारा में चले गए, दाल लंगर खाया, बस हो गया, बस बहुत है। रील्स में लगे आजकल कई लोग। हाँ सही बात है। और हमारे यहाँ ऐसे भी, अब देखो गोपाल दास नीरज एक कवि थे, जी है ना, कितने बड़े कवि थे। अब वो मेंटेलिटी किसी के भी नहीं, लेकिन हमारी शान थी,
है ना। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ के थे? आगरा के थे। जब ये आगरा आते थे तो खाने पीने के बहुत शौकीन थे। एक नाम और सुना होगा आपने, अशोक सिंघल, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने ऐसा काम किया कि वो जो दलित और शोषित वंचित लोग थे उनको साउथ में जब बड़ा विद्रोह होता था कि नहीं नहीं ये वो नहीं बनेंगे, ये तो उनको पुजारी बनाया अलग से। अच्छा। तो वो जब आगरा आते थे दोनों, तो उनकी बहन रहती है आगरा में अटल बिहारी वाजपेयी की, तो वो एक हमारे यहाँ सदर में चाट गली है ना, तो उनको मना था वो डायबिटीज वगैरह कुछ होगी, तो वो जब जाते थे चुपचाप से कहीं गली के चौतरे पे बैठकर और वो दोनों जलेबी दही और बड़े ही खाने का काम करते थे और मतलब बड़े मस्त आदमी थे। तो ये आगरा शहर की पहचान है जी। आपका फेवरेट खाना क्या है? मेरा। हाँ। मेरा फेवरेट खाना उड़द की दाल ना चावल। घर वाले को अच्छा, छोड़ के। घर वाले को छोड़कर घर की बता सकते हो बाद में। मेरा खाना मराठी हाँ। है फेवरेट। अच्छा। बड़ा पाव, बड़ा पाव, समोसा पाव, जैसे हमारे यहाँ समोसा खाते हैं ना, हम्म, तो वहाँ हर चीज में पाव चलता है। जैसे हाँ। बड़े के अंदर पाव के अंदर बड़ा, पाव के अंदर समोसा, एक उसल पाव और एक मिसल पाव। मिसल पाव। एक दाल का होता है और एक वैसा होता है वो, है ना। घर के खाने में क्या पसंद है? घर के खाने में, हाँ। घर के खाने में ये उड़द की दाल, हाँ। चावल हाँ। और लौकी चने की दाल, घिया चने की दाल जी, जो जी, होते हैं हमारे यहाँ, ये ज्यादा फेवरेट है। बेड़ा ही पसंद नहीं? बड़े ही पसंद तो है, लेकिन कुछ पेट गड़बड़ रहने लगा, उसकी वजह से मैंने बंद कर रखा है। हाँ हाँ, डाइटिंग पे हो? क्योंकि हमारे यहाँ तीखा है बहुत, लेकिन हाँ। आनंद है। दुनिया भर के लोग बाहर आजकल तो विदेशी भी खूब बढ़िया खाते हैं। हम्म, मैंने कई जगह देखा है, जो ताजमहल का पूर्वी गेट है, तो पहले वो नहीं जानते थे, अभी क्या है वो भी होशियार हो गए, वो आते हैं सस्ते में एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर कर रहे हैं, सस्ते ब्लॉग्स में के। निपटा देते हैं। और फिर मैंने बाद में ये और बोलते हैं सो स्पाइसी, तो ये नाम सीखे, बहुत मिर्ची है। तो ये भारत ऐसा है कि लोग भारत को समझना चाहते हैं जी। और भारत में इतनी दिव्य शक्तियां हैं। अब जैसे आप देवभूमि जाएं, वैसे तो पूरा भारत ही देवभूमि है। कहीं ना कहीं किसी महापुरुष का, किसी भगवान का, किसी ना किसी शहर से, किसी ना किसी जिले से संबंध रहा है। तो हमें भी मतलब अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को रिच करना चाहिए, अपने रूट्स को नहीं बोलना हाँ, चाहिए। अपने रूट्स को नहीं करना चाहिए। भैया बहुत मजा आया आपसे इंटरेक्शन करके, एंड आई एम श्योर कि आगरा का यूथ आपसे बहुत इंस्पायर हुआ। जाते जाते उस कैमरा में देख के जो भी मैसेज आप आगरा के यूथ को देना चाहते हैं वो दीजिए। पहले तो मैं यूथ को प्रणाम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो नौजवान है, वो प्रत्येक नौजवान छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, नॉर्थ में एक हमारे हीरो रहे जिनका नाम था, पढ़ना कभी आप पुस्तक में, लचित बोरफुकन, अहोम साम्राज्य के सबसे बड़े शासक थे। हमें अपने आप के, अपने मस्तिष्क की विचारधारा को सुधारना है, नशे से दूर रहना है। अगर हम नशे से दूर रहेंगे तो अपने परिवार, अपने आप, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। तो हमें अपने राष्ट्र को सबसे पहले मानना चाहिए, राष्ट्र प्रथम। इसी भावना के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय, जय शिवाजी, जय भवानी। जय। और थोड़े से वर्ड्स हमारे अनफिल्टर्ड के बारे में बोलो। अरे वाह, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बताना चाहता हूँ मैं जी। कि हमारे जो आपके भाई हैं तेजस जी, उन्होंने बताया आपके बारे में। जी। उससे पहले मैंने काफी सुना था, आपकी वीडियोस देखे, अच्छा बोलता है। मेरा इंटरेस्ट भी था कि मैंने कि आपके पास जाऊं। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ पॉडकास्ट, इससे पहले मैं फेसबुक लाइव बनाता था, ओके। तो मुझे अच्छा लगा। कम से कम अपने भाई करते हैं तो अपने भाइयों को मतलब डेवलप होना चाहिए, जी। ताकि अगर आप जैसे राष्ट्रवादी लोग, क्योंकि पॉडकास्ट में ज्यादातर लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते जो राष्ट्र से और ये जिनको अपने बस अपना एजेंडा चलाते हैं, तो आपका ये अच्छा लगा मुझे। और आगे आप ऐसे ही निरंतर बढ़ते रहिए धन्यवाद। और अपने भाई को सौभाग्य दीजिए कि दोबारा आपके पास आए। थैंक यू भैया, इट्स एन ऑनर। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। सो दैट वॉज द एपिसोड लेडीज एंड जेंटलमैन। यार अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे अपना फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं एक चीज और नोटिस कर रहा हूं, आप में से 90% ऑडियंस पॉडकास्ट तो पूरा देखती है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, शुभ पचौरी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।